आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ DSSB PGT होम साइंस का 4th पार्ट। इस पे ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा 5th पार्ट भी आएगा, वो भी मैं बहुत जल्द ही डाल दूँगी। वो लास्ट पार्ट होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि 30/7/2021 को हुआ था। ये फीमेल में और मेल में दोनों में सेम हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप इस पेपर को अच्छे से देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते कैसा क्वेश्चन पेपर है। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या है, पहले हम इसे देखते हैं। आमतौर पे वे कंपनियां जो फंड का विस्तार करना चाहती हैं, उसके लिए अपने शेयर का इक्विटी के शेयर पूंजी व फंड होता है, ठीक है, जो किसी कंपनी द्वारा शेयर धारकों को जारी किए गए शेयर के बदले में जुटाई जाती है। ये हो गई शेयर कैपिटल की डेफिनेशन। अब कैपिटल स्टॉक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कैपिटल स्टॉक कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे सारे स्टॉक्स रखे जाते हैं उसे कैपिटल स्टॉक कहते हैं। लोड स्टॉक ये कोई चीज़ होती ही नहीं है। लोड स्टॉक कुछ भी नहीं है और डेड स्टॉक भी कुछ नहीं है। बाकी है ये कॉमन स्टॉक इज़ द राइट आंसर। इसका आप डेफिनेशन बता देती हूँ। तो कॉमन स्टॉक वो है जब आप सामान्य स्टॉक खरीदते हैं तो आपको कंपनी का आंशिक स्वामित्व मिलता है। जो आप स्टॉक थोड़े से खरीदते हैं उससे आपको थोड़ा सा स्वामित्व मिल जाता है। आम शेयर भी मतदान का अधिकार के साथ आते हैं। ये आम स्टॉक धारकों को निर्देशकों के बोर्ड का चुनाव करने का कानूनी अधिकार देते हैं। आप बोर्ड मेंबर को भी सिलेक्ट करते हैं, इस बात का आपको अधिकार होता है। ये डिपेंड करता है आपने कितने शेयर उस कंपनी के खरीदे हैं। आगे लिखते हैं, इसीलिए इसके पास कंपनी का कॉर्पोरेट नीति और प्रबंधन निर्णय पर भी नियंत्रण होता है, जिस कारण कॉर्पोरेट नीति और प्रबंध निर्णयों पर भी इनका नियंत्रण होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2007 में धारा 83(2) निम्न के लिए है। तो पहले हम देख लेते हैं कि धारा 83 है क्या। सबसे पहले आप देखिए, धारा 82 जो होती है वो है कोई भी अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 82 में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें रखा गया है। और वहीं धारा 83 में ये कहा गया है 7 से 12 वर्ष। फ्रेंड्स, ये जो मैं नोट्स दे रही हूँ ये प्लीज़ आप अपनी कॉपी पे कहीं लिख लीजिएगा। धारा 83 में 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों को द्वारा किए गए अपराध के मामले में यह देखा जाएगा कि क्या वह बच्चे का मानसिक स्तर उस कार्य के कारित करते वक्त इतना था कि वह अपने द्वारा किए गए कृत्य की प्रकृति को समझ सके और उसके परिणामों के संबंध में निर्णय लेने की क्षमता रख सके। तो ये जो है कानून, ये जो धारा 83 है वो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए है, उनकी मानसिक मतलब उनको निर्दोषी साबित करने के लिए। तो ये जो 12 से जो आप अब जानते हो 7 से 12 जो होते हैं ये किशोर न्याय कहलाता है। ये किशोर न्याय कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, किशोर न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बाल शिक्षा कानून के अनुसार बच्चे को किस आयु तक अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला 6 से 22 साल, दूसरा 6 से 12 वर्ष, तीसरा 6 से 18 वर्ष, चौथा है 6 से 14 वर्ष। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि क्या है राष्ट्रीय बाल शिक्षा नीति। तो इसे हम कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, अब ये आता है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A से रिलेटेड। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 21A।
वो किसका है? निःशुल्क शिक्षा का है अधिकार। ये कितने साल के बच्चों को दिया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये इसको मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। While screening for which process it's important to view child from front, back and side in erect and folded बाइंडेड पोजीशन। ठीक है, तो इसमें ये जो 4 दिए हुए हैं उसमें से एंथ्रोपोमेट्री जो है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, ये क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। शारीरिक नृविज्ञान का एक उपकरण है जो मानव के शारीरिक अंतरों की पहचान करने तथा उनके जाति एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से संबंध निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक होती है, ये शरीर के अंगों को नापा जाता है। इसमें फर्स्ट है उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के इसमें अन्वेषण किया जाता है। फिर शारीरिक विकास अन्वेषण के आधार पर प्रतिभा का अनुमान लगाया जाता है। और तीसरा है मांसपेशियों, हड्डियों और फैट मसल्स का मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी मसल्स आपकी फैटी हैं। फिर फोर्थ है विविध मानव मिति विशेषताओं के संबंध में शारीरिक क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके 4 ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मैंने इसलिए बता दिया है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। एंथ्रोपोमेट्रिक में शरीर की आपकी लंबाई और चौड़ाई को मापा जाता है। ठीक है, दूसरा है स्किन फोल्ड मेथड। अब स्किन फोल्ड मेथड क्या है? ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो इसमें 5 हैं इनके जो मेजरमेंट स्केल्स हैं, वो 5 हैं। फर्स्ट है ट्राई, मैं लिख के बता दे रही हूँ। फर्स्ट है ट्राइसेप्स, जिसे बाजू स्किन फोल्ड कहते हैं। सेकंड है सब स्कैप्यूला स्किन फोल्ड। ठीक है, सेकंड है सब स्कैप्यूला स्किन फोल्ड। थर्ड है सुप्राइलियक स्किन फोल्ड। फोर्थ है उदरीय स्किन फोल्ड, जिसे कि एब्डोमिनल स्किन फोल्ड भी कहते हैं। फिफ्थ है जांघ का स्किन फोल्ड, जिसे थाई का स्किन फोल्ड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ये मैंने आपको 5 स्किन फोल्ड्स की मेजरमेंट बता दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको लिख के बताया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है स्कोलियोसिस चेक्स क्या हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा रीढ़ की हड्डी एक तरफ घूम जाती है। हालांकि स्कोलियोसिस की हड्डी के भीतर किसी भी जगह को प्रभावित कर सकती है, लेकिन आमतौर पर यह थैरोसिस या छाती क्षेत्र को प्रभावित करती है और इसीलिए थैरोसिस स्कोलियोसिस के रूप में जाना जाता है। हालांकि जब यह ठीक के पीठ के निचले भाग में होता है तो इसे लंबर स्क्लेरोसिस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, ये स्ट्रेट होती है, ये किसी एक ओर मुड़ जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इधर या इधर लेफ़्ट या राइट बेंड हो, कभी कभी वो आगे की तरफ ज़्यादा झुक जाती है। तो जब ये छाती की तरफ झुकती है तो उसे कहते हैं थैरेसिक स्किन फोल्ड, और जब वो लंबाई में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं लंबर स्केलियोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स आपको पता है कि आपकी हाइट और वेट के अनुसार आपका देखा जाता है कि कैसा है फिगर, मतलब मेंटेन है या नहीं आपकी बॉडी। इसमें हाइट और वेट का अनुपात एक तरीके से देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो इसका राइट आंसर 3 था स्कोलियोसिस। इसमें रीढ़ की हड्डी एक तरफ घूम जाती है, फ्रंट, बैक या साइड, फ्रंट में या बैक में या साइड में, किसी भी साइड भी घूम सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5।
5 है, मानव संसाधन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो मानव संसाधन को इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो आप देखते हैं क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। बिल्कुल गलत, मनुष्य द्वारा तो मानव संसाधन बनाए ही नहीं गए हैं। दूसरा, संसाधन की गुणवत्ता और मात्रा, साधन की गुणवत्ता और मात्रा से भी इसमें कोई संबंध नहीं है। थर्ड है, प्रकृति द्वारा निर्मित लेकिन मनुष्यों द्वारा पेश किया गया। यह भी गलत है, क्योंकि मानव संसाधन जो है वो मानव द्वारा बनाए गए हैं प्रकृति की सहायता से। थर्ड है, लोगों की संख्या और क्षमता, मतलब जितने लोग होंगे उसी अनुसार क्षमता होगी। तो ये सही है, मानव संसाधन ये सही है। तो राइट आंसर इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6, बाल सैनिक कौन है? 1, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जिसे शोषण के लिए मजबूर किया गया है। दूसरा, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जिसे अवैध रूप से यौन शोषण के लिए मजबूर किया गया हो। तीसरा, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से सशस्त्र बलों के साथ काम करता है। चौथा है, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी क्षमता में सशस्त्र बल या सशस्त्र समूह द्वारा भर्ती या उपयोग किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाल सैनिक से यहाँ पे ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पे सैनिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे सशस्त्र बल और सशस्त्र समूह द्वारा भर्ती उपयोग किया गया ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को रीड करिएगा आप अच्छे से, जिससे कि आप उसका आंसर सही से दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, एक बच्चे में कौन सा कौशल बढ़ता है और परिपक्व होता है जिससे उसे दुनिया और उसके आसपास के लोगों को समझने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता मिलती है? ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन दी हुई है संज्ञानात्मक कौशल की। संज्ञानात्मक कौशल को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मस्तिष्क आधारित कौशल है जो ज्ञान का अधिग्रहण सूचना के हेरफेर में आवश्यक है। इन्हें उनके वास्तविक ज्ञान के बजाय लोगों को सीखने, याद रखने, समस्या को हल करने और ध्यान देने के तंत्र के साथ अधिक तर्क करता है। संज्ञानात्मक कौशल ध्यान, धारण, स्मृति, सीखने, निर्णय लेने और भाषा क्षमता इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल है? कौशल, ध्यान, संज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आता है ध्यान, धारण, स्मृति, सीखने, निर्णय लेने और भाषा क्षमता इसके अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बहुत इजी फ्रेंड्स, वेरी इजी। ईंधन नहीं है। तेल ईंधन है, प्राकृतिक गैस ईंधन है, कोयला ईंधन है, बट सोना जो है वो ईंधन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। POCSO अधिनियम किसके बारे में है? मतलब POCSO के बारे में इन्होंने बताया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम इनमें से इसका एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो POCSO अधिनियम एक विशेष कानून है जो किसी भी बच्चे के निपटने के लिए बनाया गया है, जिसे यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए ना तो मृत्युदंड ना ही रिहाई की संभावना, बिना आजीवन कारावास लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो गलत है। सेकंड है, POCSO अधिनियम मानव की भिखारी की तस्करी के निपटने के लिए अधिनियम विशेष कानून है और इसी तरह के अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध है। इस प्रावधान का कोई उल्लंघन कानून के अनुपालन में दंडनीय अपराध होगा। तो ये भी गलत है। फिर POCSO अधिनियम बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए बनाया गया विशेष कानून है। यौन अपराधों की विस्तृत श्रृंखला इस कानून द्वारा आवृत्ति की गई है और यह 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबंधित करती है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई भी लिंग का बच्चा हो बट यौन संबंध से संबंधित है। क्या है? POCSO, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। 4th पॉइंट भी देख लेते हैं।
POCSO अधिनियम एक विशेष कानून है जो किसी भी व्यक्ति से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे इस तरह का गिरफ्तारी के बाद आधार के बारे में जितनी जल्दी हो सके उचित सूचित किए बिना हिरासत में रखा जाएगा और ना ही उससे परामर्श करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा और अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िएगा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ के ही आप आंसर सही दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी 24 घंटे की टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा जो देश भर में संकटग्रस्त बच्चों के लिए काम करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, संकटग्रस्त बच्चों की बात कही गई है तो वो है 1098। 1098 हेल्पलाइन जो है ये बच्चों के लिए है और 1075 ये कोविड की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोविड की है 1075। ठीक है, हेल्पलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उस शब्द का नाम बताएं जिसमें अस्थि आयु से मापा जाता है और यह समग्र शारीरिक परिपक्वता का सबसे उपयोगी जैवीय संकेतक है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कंकालीय परिपक्वता, दूसरा है अस्थि विकार, तीसरा है अस्थि परिपक्वता, चौथा है कंकालीय विकास। तो यहाँ पे कंकाल की बात हो रही है, अस्थि आयु सारी अस्थियों की बात हो रही है, तो सारी अस्थियाँ मिलकर कंकाल बनाती है, तो कंकाल परिपक्वता यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो ह्यूमन मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया है। आइसलैंड नहीं, ये तो प्राकृतिक है। आयरन वन ये भी नहीं है, आयरन ओर ये भी नहीं है। कोयल भी नहीं है। कोयला भी नहीं है मतलब। ठीक है, फिर लास्ट वन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो मैन मेड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो इंसानों द्वारा बनाई गई है, तो वो है टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRC बच्चे को परिभाषित करता है जो हैं 21 वर्ष से कम या कोई भी, 6 वर्ष से कम या कोई भी, 10 वर्ष से कम या कोई भी, 18 वर्ष से कम या कोई भी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है वो 18 वर्ष से कम कोई भी है। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये बाल अधिकारी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन क्या है। तो UNCRS यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये एक एसोसिएशन है जो अनुच्छेद 1 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक मनुष्य बच्चा है जिसे कानून द्वारा इस आयु का पूर्व वयस्क न घोषित किया गया हो। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा वो बच्चा है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु वाले समस्त मनुष्यों के लिए मूलभूत स्वायत्तता तथा जन्मजात अधिकार बाल अधिकार हैं। तो ये जो है ये बाल अधिकार के लिए बनाया गया है और ये 18 वर्ष से कम के कोई भी हो उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्रेनुअल कंटेन्स बोथ लीनियर एनालाइज एंड ब्रांच अमाइलोपैक्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फर्स्ट है मोनोसेक्राइड, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है स्टार्च, चौथा है पॉलीसेक्राइड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वो कौन सा है? विकास रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, पर्यावरणीय रिपोर्ट, पारिस्थितिकी आर्थिक रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स वो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अब हम पहले देख लेते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट है क्या। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट का पूरा नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक 21 सदस्यीय आयोग था जिसके द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता ये क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, अध्यक्षता नॉर्वे की इसकी अध्यक्षता नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्मन ब्लंट
लैंड, ग्रो हरमन ब्रंटलैंड थीम, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसका नाम पड़ा, ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट इसकी इन्हीं के नाम से पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाउ कैन हेल्प फैमिलीज प्रिपेयर फॉर द मेजर चेंजेस दैट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द चाइल्ड्स एडोलसेंस। तो एडोलसेंस के विकास के वक्त जो फैमिलीज होती हैं वो किसका सपोर्ट ले सकती हैं? ओल्ड एज पीपल का, बूढ़े लोगों का? नहीं। बुक एंड नॉवेल्स का? नहीं। टीचर्स उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताते और ना ही उसकी हेल्थ के बारे में उनको इतना कुछ पता होता है। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हेल्थ प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था का प्रथम चरण है। तो फ्रेंड्स ये तो हॉरलॉक की बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर हॉरलॉक में, बहुत ही जिन्होंने हॉरलॉक की बुक पढ़ी हुई उनको पता होगा। किशोरावस्था का प्रथम चरण है प्राथमिक किशोरावस्था, दूसरा प्रारंभिक किशोरावस्था, तीसरा आदिम किशोरावस्था, चौथा पहली किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रारंभिक किशोरावस्था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की स्वायत्तता का अधिकार देता है और कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे बात की गई है एजुकेशन की, निःशुल्क एजुकेशन की। तो वो क्या हुई? अनुच्छेद 21, ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, किस अवस्था में चरम ऊंचाई वेग प्राप्त होता है? शिशु अवस्था में किस अवस्था में सबसे ज़्यादा हमारी हाइट बढ़ती है? कौन सी अवस्था में? शिशु अवस्था में, गर्भावस्था में, या विद्यालय आयु में, या किशोरावस्था में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बहुत तेज़ी से हमारी हाइट बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, उनके विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वास्तविक और संभावित संसाधन, दूसरा है इक्विटी और विकास संसाधन, तीसरा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, और चौथा है पूंजी और स्टॉक संसाधन। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर है वास्तविक और संभावित संसाधन। पहले हम देख लेते हैं वास्तविक संसाधन की क्या डेफिनेशन है। तो वास्तविक संसाधन वो हैं जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, उदाहरण के लिए कोयला, जल, पेट्रोल। तो ये होगा वास्तविक संसाधन। अब संभावित संसाधन क्या है? संभावित संसाधन वह हैं जिनकी खोज तो हो चुकी है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अब आप इसका उदाहरण पूछेंगे मुझसे, तो इसका उदाहरण है कि जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज़ हवा चलती है, पवन ऊर्जा वहाँ पे बहुत है, पर उसका हमें पता है पर हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो वो है, ये क्या हो गई? संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक निश्चित पीएच पर जिसे आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु के रूप में जाना जाता है, धनात्मक आवेशित प्रोटोनेटिक अमोनियम समूह की संख्या और ऋणात्मक आवेश वाले डिप्टोनेटेड कार्बोस्टिनेट समूह समान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध अनावेशी आवेश होता है। यह आयन को निम्न नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है आइसो इलेक्ट्रिक आयन, दूसरा है शून्य आयन, तीसरा आयनीकृत आयन, चौथा है ज्वेटेरियन आयरन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ज्वेटेरियन आयरन है। इसका ज्वेटेरियन आयरन क्या है इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इसको ज्वेटेरियन आयरन को हम एम्फोलाइट भी कहते हैं। एम्फोलाइट अमीनो अम्ल लवण के समान व्यवहार करते हैं क्योंकि इनमें अम्लीय एंटी क्षारीय अम्ल उभय धर्मी व्यवहार दर्शाते हैं। तो ये जो पूरी डेफिनेशन दी गई है ये इसी की ही है, और इसके जस्ट अपोजिट वाला काम जो होता है वो करता है इलेक्ट्रिक आयन। अब वो क्या है? विलयन के अम्लीय तथा क्षारीय का वह पीएच
मांजिस पर अमीनो अम्ल का अणु विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में एनोड या कैथोड किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओर गमन नहीं करता, अर्थात विद्युत क्षेत्र का अप्रभावित रहता है। ठीक है, उसे आइसोइलेक्ट्रिक कहलाता है, वह आइसोइलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन दे दी है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार सुन करके उसे नोट कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, इस पे अब की बार आया है, अब की बार ये पूछा गया है, तो नेक्स्ट टाइम ये पूछा ज़रूर जाएगा, तो प्लीज़ फोकस करिए इस बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 8th डिसिप्लिन चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल पायस में पानी का उदाहरण है? ठीक है, पायसीकरण में पानी का उदाहरण है। फर्स्ट है आइसक्रीम, दूसरा है क्रीम सूप, तीसरा है मार्जरीन, चौथा है मेयोनीज। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, मार्जरीन जो होता है वो पायस और पानी का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्जरीन एक क्रीम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वसा के पाचन के लिए आवश्यक पित्त अम्ल किससे बनते हैं? फर्स्ट अग्नाशय रस से, दूसरा यकृत में पित्त जमा होता है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल से, चौथा है बलगम तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल से। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो वसा के पाचन के लिए आवश्यक पित्त अम्ल कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल उसका अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तकनीकों का समूह शामिल है जो उत्पादन के तकनीकी निर्देशन और उपयोगकर्ता उपभोक्ता द्वारा परिभाषित उस उत्पाद की हेडोनिक धारणा को परिभाषित करने के लिए खाद्य या गैर खाद्य उत्पादों की संवेदी विशेषता की विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान कर सकता है। ये पूरा जो है वो डेफिनेशन है, वो किसकी डेफिनेशन है? वो है संवेदी मूल्यांकन की डेफिनेशन है। खाद्य मानक आपको पता है, खाद्य वरीयताएं ये भी अलग है, खाद्य विश्लेषण ये भी अलग है, पर संवेदी मूल्यांकन ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका राइट आंसर है। तो डेफिनेशन पूछ लिया और उसका पूछ लिया किसकी डेफिनेशन है, ऐसे करके पूछ लिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी डेफिनेशन है, आप इसको भी देखिए। युवाओं की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से महिलाएं जैसे मॉडल और अभिनेत्री, बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ, उच्च वसा वाली मिठाई खाने के चरणों में से गुजरती हैं और फिर उल्टी करके उसे निकाल देती है। इस विकार को कहा जाता है, इस विकार को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है कि बारंबार होती उल्टी करने के संलक्षण है या अधिक खाने का परिणाम है। पहले हम समझते हैं बुलिमिया नर्वोसा है क्या। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो आम भाषा में सिर्फ बुलिमिया इसको कहते हैं। ये एक गंभीर और जानलेवा भोज्य विकार है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है। बुलिमिया से पीड़ित लोग अपने ढेर सारा खाना खा तो लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, खाना खूब इनटेक तो कर लेते हैं, खा तो लेते हैं, फिर मोटापे के डर से बहुत ज़्यादा या तो व्यायाम करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, या फिर खाए गए खाने को ना आते हुए उल्टी ना आते हुए भी उल्टी कर देते हैं। कभी कभी लोग थोड़ा खाना खाकर भी उसे उगल देते हैं। तो ये क्या है, बुलिमिया नर्वोसा है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है उसे भी समझते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो भी ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति वजन बढ़ाने के डर से खुद को भूखा रखने के साथ ही खाना खाने पर उल्टी कर पूरा भोजन बाहर निकाल देता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक बीमारी है जो ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें इंसान भूख से तड़पता रहता है पर खाना नहीं खाता है। ठीक है, वो कौन सी है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है कि खा तो लेते हैं हम पर उल्टी कर देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। इसमें हम निकाल देते हैं मोटापा होने के कारण, मोटापा के डर के कारण, पर हम इसमें खाना खाते रहते हैं। इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में हम खाना ही खाना छोड़ देते हैं, हम जो भी खाते हैं उसे निकाल देते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में क्या करते हैं, जैसे मीठा खाया या कुछ फैटी चीज़ खाई तो उल्टी कर देते हैं, पर एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या हर चीज़ की खा के उल्टी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाया हो।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1992 में किस संस्था ने फूड गाइड पिरामिड की शुरुआत की? फर्स्ट, कृषि विपणन सेवा यूएस कृषि विभाग, दूसरा राष्ट्रीय पोषण संसाधन, तीसरा कृषि अनुसंधान सेवा यूएस कृषि विभाग, चौथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कृषि विभाग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 4, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कृषि विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा तो इसे रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आरडीए का पूर्ण प्रपत्र क्या है, फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट, रूटीन डाइटरी अलाउंसेस, रूटीन डाइटरी अलाउंसेस, रैपिड एक्टिव डाइटरी अलाउंसेस, थर्ड रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंसेस, फोर्थ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो राइट आंसर है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रकीर्णन बहुत विशिष्ट होते हैं क्योंकि प्रकीर्णन और कार्य द्रव्य दोनों में विशिष्ट पूरक ज्यामितीय आकार होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे में फिट होते हैं। इस मॉडल को कहा जाता है पंचभुजीय मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, अष्टभुज मॉडल या त्रिकोणीय मॉडल। तो फ्रेंड्स लॉक एंड की मॉडल इज द राइट आंसर। अब हम पहले समझते हैं कि लॉक एंड की मॉडल है क्या। तो लॉक एंड की ये जो मॉडल है वो एंजाइम के कार्य, किसके? एंजाइम के कार्य को बताता है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से भी पूछ सकता है, ये एंजाइम के कार्य को बताता है लॉक एंड की मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम के अंदर एक प्रकार का एक्टिव साइट होता है जो कि एक विशेष जैविक कण सबस्ट्रैट्स के लिए ही बना हुआ होता है। इसीलिए एक्टिव साइट्स के अंदर एक विशेष प्रकार का सबस्ट्रैट ही लग सकता है। मतलब इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक ताला है, तो अगर कोई ताला है हमारे पास तो उसमें जो की होती है वही की लगेगी जो इस ताले के लिए बनी हुई है, दूसरी की तो नहीं लग सकती। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है कि एंजाइम और चाबी जो होती, एंजाइम को ताला मान लेते हैं और चाबी को सबस्ट्रैक्ट मान लेते हैं। तो फिर जिस प्रकार से उचित ताले के अंदर उचित चाबी प्रवेश कर सकती है, ठीक उसी तरह उचित एंजाइम के अंदर सबस्ट्रैक्ट भी प्रवेश कर सकता है। बाद में जब सबस्ट्रैक्ट एंजाइम के अंदर जाता है तो एंजाइम में विशेष रिसेप्टर्स सबस्टेंस की संरचना में बदलाव आ जाता है, उसे वो तोड़ लेता है, उसे अपने अनुरूप तोड़ देते हैं, जिससे सबस्ट्रैट शरीर के लिए जरूरी जैव रासायनिक प्रक्रिया में शामिल होने के साथ ही उन पर प्रक्रिया को तीव्र भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन? फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। थर्ड, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, कुछ लोग इसको लाइपेज बताएंगे बट लाइपेज इसका राइट आंसर नहीं है, गलत है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित करने वाला कौन सा है? पैनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द न्यूमरस केमिकल्स tested and permitted by law to be added to food are called: first, food additive, adulterated foods, artificial colors, conventional food। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फूड एडिटिव। लॉ के अनुसार जिस पे टेस्ट और जो केमिकल्स के कलर्स होते हैं उसको परमिशन दी जाती है किसमें? फूड एडिटिव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से घटक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिसमें आमतौर पर 12 से 24 कार्य परमाणु होते हैं जिसमें कोई द्विआबंधक नहीं होता? फर्स्ट, डाइसैकेराइड, दूसरा असंतृप्त फैटी एसिड, तीसरा असंतृप्त फैटी एसिड और चौथा बहुशर्करा। इसका राइट आंसर है संतृप्त फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन अक्सर शरीर के आंतों में जीवाणु से बनता है? शरीर के अंदर कौन सा विटामिन बनता है?
विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो शरीर में आंतों के जीवाणु से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंडी और आइसिंग तैयार करने में प्रयुक्त ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण को डैश कहा जाता है। फर्स्ट, अप्रवर्तक शर्करा, दूसरा व्हील्ड शुगर, तीसरा करमेली चीनी, चौथा शांत शर्करा। तो राइट आंसर है इसका अपवर्त शर्करा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेंटरी शुगर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन आकलन की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है जो निष्पादित करने में आसान है और बहुत संवेदनशील है। फर्स्ट, नेस्लर रिएक्शन, दूसरा निनहाइड्रीन रिएक्शन, तीसरा दी लोरेंस मेथड, चौथा सॉल्टेट एक्सट्रेटेड मेथड। तो इसका राइट आंसर है दी लोरेंस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रेड के चूरमे में टुकड़ों की तुलना में किस पोषक तत्व की कमी होती है। मतलब ब्रेड के एक पीस में और ब्रेड के क्रम्स में किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ब्रेड में जो होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्रम्स में प्रोटीन का लॉस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हमें भी पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हैव अ नाइस डे।